हेलो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक प्रोस्टेट के बारे में पढ़ा था। प्रोस्टेट ग्लैंड के डेफिनेशन देखा, फिर उसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ा, फिर साइज शेप डायमेंशन, उसकी सिचुएशन के बारे में पढ़ा। तो आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, जोन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके जोन को 3 हिस्सों में बांटा गया। सबसे पहले बाहर की तरफ पेरीफेरी जो 70% प्रोस्टेट ग्लैंड को ऑक्युपाई करेगा, फिर सेंट्रल पार्ट जो 20% पार्ट ऑक्युपाई करेगा, और बचा हुआ जो 5% पार्ट है वो प्री यूरेथ्रल ट्रांजिशन जोन कहलाता है। तो ये जो जोन में बांटा गया है इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी हमें दिखाई देता है। तो चलिए शुरू करते हैं जोन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। तो देखा जाए तो प्रोस्टेट ग्लैंड को ऐसे जोन वाइज देखा जाए तो 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले कहलाता है पेरीफेरल जोन। पहला क्या कहलाएगा? पेरीफेरल जोन। जो इस जोन में ये जो सबसे बाहर की तरफ है, दिस वन इज पेरीफेरल जोन। ये जो पेरीफेरल जोन है तो वहाँ पर सराउंडिंग अराउंड 70% ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं। मतलब जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके जो ग्लैंडुलर टिश्यू होंगे वो कितना रहता है वहाँ पर? 70% रहेगा। ठीक है। और जो पेरीफेरल जोन है वो जनरली प्रोस्टेट ग्लैंड के पोस्टीरियरली सिचुएटेड होगा। तो पी से पेरीफेरी, और इसका सिचुएशन कैसा होगा? पोस्टीरियरली। तो जो पेरीफेरल जोन है जो पूरे प्रोस्टेट ग्लैंड का 70% ग्लैंडुलर टिश्यू, कहने का मतलब ये है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड में वो सेल्स जो ग्लैंड का फंक्शन करेंगे, उसका हार्मोन्स, उसके सिक्रीशन को बाहर निकालेंगे, वो ग्लैंडुलर एलिमेंट कहलाएगा। तो वो जो ग्लैंडुलर एलिमेंट है उसका 70% कहाँ होता है? पेरीफेरल जोन में। और पेरीफेरल जोन कहाँ पाया जाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड के पोस्टीरियरली पाया जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि सिया प्रोस्टेट मतलब जो कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी या वल्नरेबिलिटी संभावना कहाँ ज़्यादा होती है? पेरीफेरल जोन में होती है। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें कम्प्लीटली उसका हर जोन, हर हिस्सा कार्सिनोमा में कन्वर्ट होगा या कार्सिनोमा के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है। जो पेरीफेरल जोन है वहाँ पर सिया प्रोस्टेट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो पहला पेरीफेरल जोन जो प्रोस्टेट ग्लैंड में पोस्टीरियरली सिचुएटेड होता है, इसमें 70% जो है वो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं। और ये कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड के कार्सिनोमा के लिए ज़्यादा उसकी वल्नरेबिलिटी हमें दिखाई देती है। ठीक है, पहला जोन हो गया पेरीफेरल जोन। दूसरा आते हैं सेंट्रल जोन। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इसका सेंट्रल जोन है। इसमें देखा जाए तो इसमें जो ग्लैंडुलर टिश्यू है उसकी कितने % ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं? 20%। तो इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू कितने हो जाएंगे? 20% हो जाएंगे। अब इसका सिचुएशन कहाँ है? तो जो सेंट्रल जोन है वो यूरेथ्रल ओपनिंग, जहाँ पर यूरेथ्रा ओपन होती है उसके पोस्टीरियरली होगा और इजेकुलेटरी डक्ट के एबव। तो जो सेंट्रल जोन है वो 20% ग्लैंडुलर एलिमेंट को कैरी करता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे ये है पेरीफेरल जोन के बाद सेकंड नंबर पे सेंट्रल जोन जिसमें 20% ग्लैंडुलर टिश्यू होंगे। इसकी ओपनिंग मतलब इसका पोजीशन कहाँ है? तो ये यूरेथ्रल ओपनिंग के पीछे और इजेकुलेटरी डक्ट के ऊपर होगा। इट विल लाई पोस्टीरियर टू द यूरेथ्रल ओपनिंग एंड अबव द इजेकुलेटरी डक्ट। क्लियर? समझ में यहाँ पर? तो इसका पोजीशन आपको क्या करना है? इसकी पोजीशन आपको याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद दोनों जोन, ठीक है, पेरीफेरल जोन और सेंट्रल जोन कैसे होते हैं? एग कप, एग। तो जिस तरीके से एग का वाइट पार्ट चारों तरफ होता है, उसके बीच में सेंटर में क्या होता है? उसका येलो पार्ट होता है, योक सेक होता है। तो वैसे ही एग कप के जैसे ही पेरीफेरल जोन उसको चारों तरफ से कवर करेगा और उसके बीच में आएगा सेंट्रल जोन। तो कैसा होता है? एग कप होता है। अब जो सेंट्रल जोन है यहाँ पर कार्सिनोमा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं होती क्योंकि ये डिजीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगा। और इसका ओरिजिन कैसा है? वोल्फियन डक्ट से इसका ओरिजिन होता है, वोल्फियन डक्ट। तो इसकी ओरिजिन किससे है? वोल्फियन डक्ट से। किसकी? सेंट्रल जोन के लिए। पीजी का है, पीजी के हिसाब से है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर? समझ में आया? तो आप क्या देख रहे हैं कि जो सेंट्रल जोन है वो उसमें 20% ग्लैंडुलर एलिमेंट होगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? 20% क्या होगा? ग्लैंडुलर एलिमेंट होगा। पोजीशन देखी जाए, इट विल लाई द पोस्टीरियर टू द यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग के पोस्टीरियरली होगा। और किसके ऊपर होगा? इजेकुलेटरी डक्ट के ऊपर होगा। ठीक है। और ये डिजीज में इन्वॉल्व नहीं होता है, ये डिजीज में इन्वॉल्व नहीं होता है क्योंकि इसकी ओरिजिन जो है वो वोल्फियन डक्ट से इसकी ओरिजिन है और यहाँ पर आपको कार्सिनोमा दिखाई नहीं देगा। ये हो गया आपका सेंट्रल जोन। अब थर्ड आते हैं ट्रांजिशन जोन, जिसे हम कहते हैं प्री यूरेथ्रल ट्रांजिशन जोन। प्री यूरेथ्रल ट्रांजिशन जोन, समझ में? ये 5% जो है वो कैरी करेगा,
5% ग्लैंडुलर टिश्यू को कैरी करेगा। अब इसी ट्रांजिशन जोन में होता है BPH, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया। हमने दो टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, सेल का साइज बढ़ जाता है, सेल का नंबर उतना ही रहता है, सेल की साइज, सेल का जो हाइपरट्रॉफी में क्या समझिएगा, सेल का नंबर उतना ही रहेगा, सेल की साइज बढ़ जाएगी। जब सेल की साइज बढ़ती है तो उस ऑर्गन का साइज भी बढ़ जाएगा, तो वो कहलाएगा हाइपरट्रॉफी। हाइपरप्लेशिया में क्या होता है, सेल का साइज उतना ही रहेगा लेकिन सेल का नंबर बढ़ जाएगा। तो BPH, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया, इसमें भी क्या होगा कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी सेल्स नंबर में बढ़ने लग जाएगी, साइज उतना ही रहेगा। तो नंबर में जब बढ़ेगा, सेल का नंबर बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली प्रोस्टेट का साइज भी बढ़ जाएगा। और एक ऐसा होता है बेनाइन, मतलब एक कार्सिनोजेनिक कन्वर्ट नहीं होगा। तो आपसे पूछेगा BPH का जोन कौन सा है, तो कौन सा है, प्री यूरेथ्रल ट्रांजिशन जोन। कितना परसेंट ग्लैंडुलर टिश्यू को कैरी करता है, ओनली 5% ग्लैंडुलर टिश्यू को ये कैरी करेगा। क्लियर। तो आपसे बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया कहाँ होता है, तो पेरी यूरेथ्रल ट्रांजिशन जोन में दिखाई देगा। ठीक है, अब इन दोनों को मिला दिया जाए, पेरीफेरल जोन और ट्रांजिशन जोन को मिला दिया जाए। ठीक है, पेरीफेरल जोन या मैं कहूँ सेंट्रल जोन और ट्रांजिशन जोन, इन दोनों को मिलाएं, सेंट्रल जोन और ट्रांजिशन जोन को मिला दें इन दोनों को, तो इन दोनों को मिला के कहलाता है सेंट्रल ग्लैंड। ठीक है, सेंट्रल ग्लैंड किससे बनेगा, तो सेंट्रल जोन और ट्रांजिशन जोन दोनों से मिला देंगे तो आपका बनेगा सेंट्रल ग्लैंड। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो ये हो गया इसका 3 जोन। ठीक है, तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसको 3 जोन में बांटा गया। सबसे पहले पेरीफेरल जोन 70%, सेंट्रल जोन 20%, पेरी यूरेथ्रल ट्रांजिशन जोन 5%। क्लियर। ग्लैंडुलर टिश्यू का है, इसमें हमने देखा पेरीफेरल में जो है वो CA ऑफ प्रोस्टेट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ये इन्वॉल्व नहीं होता है, और ट्रांजिशन जोन में बेनाइन चेंजेस हमें दिखाई देती है। उसके बाद लोब्स के बारे में देखें तो प्रोस्टेट ग्लैंड को अगर मैं आइडेंटिकली समझूं तो प्रोस्टेट ग्लैंड में कितने लोब होते हैं, 5 लोब होंगे। अगर ऐसे इसे क्यूब से समझा जाए तो प्रोस्टेट ग्लैंड में कितने लोब हो जाएंगे, 5 लोब। सामने एंटीरियर लोब, पीछे पोस्टीरियर। ठीक है, सामने की तरफ एंटीरियर, पीछे की तरफ पोस्टीरियर। इसके जो बीच वाला हिस्सा होगा ये वाला मीडियल या मिडिल लोब। फिर और 2 लोब होते हैं जो कहलाते हैं लेटरल लोब। तो इस तरीके से प्रोस्टेट ग्लैंड में कितने लोब होते हैं, 5 लोब में प्रोस्टेट ग्लैंड को बांटा गया है। सामने की तरफ एंटीरियर, पीछे की तरफ पोस्टीरियर, बीचों बीच मीडियन या मिडियल लोब, और साइड में आ जाएगा 2 लेटरल लोब्स। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमने प्रोस्टेट के लोब्स के बारे में देखा। कितने लोब होते हैं, 5 लोब हमें प्रोस्टेट में दिखाई देंगे। चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके कुछ बचे हुए हिस्से उसे कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं इसका कैप्सूल। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें कितने कैप्सूल आपको दिखाई देंगे, 2 कैप्सूल आपको दिखाई देंगे। बाहर की सबसे अंदर की तरफ रहेगा ट्रू कैप्सूल, दिस वन इज ट्रू कैप्सूल, और दिस वन इज फॉल्स कैप्सूल। हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेट के कैप्सूल के बारे में। देयर आर 2 कैप्सूल विच विल कवर द प्रोस्टेट ग्लैंड। फर्स्ट वन इज द ट्रू कैप्सूल एंड सेकेंड वन इज द फॉल्स कैप्सूल। जो ट्रू कैप्सूल है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के चारों तरफ पाए जाने वाले उसके पेरीफेरल जो फेशिया है, प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन होगी, प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट बाद एक बहुत थिन मेम्ब्रेन होगी, वो कहलाएगी उसकी फेशिया। तो यही जो पेरीफेरल फेशिया है, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड के चारों तरफ पाए जाने वाली थिन मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज फेशिया। तो ये जो पेरीफेरल फेशिया है वो धीरे धीरे कंडेंस्ड हो जाएगी, संगठित हो जाएगी, घनी हो जाएगी, तो उससे क्या बनेगा, आपका ट्रू कैप्सूल बनेगा। तो ट्रू कैप्सूल किससे बनता है, ट्रू कैप्सूल जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के पेरीफेरल फेशिया के कंडेंसेशन से बनता है। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज कैसा है, तो जो ट्रू कैप्सूल है स्ट्रक्चर वाइज कैसा होता है, फाइब्रोमस्कुलर, मतलब थोड़ा सा इसमें फाइबर भी होंगे और थोड़े से मसल्स होंगे। तो ट्रू कैप्सूल स्ट्रक्चर वाइज कैसा है, फाइब्रोमस्कुलर है। क्लियर हुआ यहाँ तक। ये किसके बीच में लाई करता है, द लाइज बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स कैप्सूल वेनस प्लेक्सेस। अब देखिए क्या बोल रहा है, समझ में आया। पहले तो आप देखिए ट्रू कैप्सूल किसके बनेगा, तो जो ट्रू कैप्सूल है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के चारों तरफ पाए जाने वाली फेशिया, प्रोस्टेट ग्लैंड से बाहर पाए जाने वाली फेशिया, यानी कि जो
प्री फेशिया है उसके जो पेरिफेरल फेशिया से कंडेंसेशन से बनेगा आपका ट्रू कैप्सूल, ठीक है, जो फाइब्रोमस्कुलर का होगा। ट्रू कैप्सूल और फॉल्स कैप्सूल के बीच में वेन्यूल्स का प्लेक्सस पाया जाएगा, वेन्यूल्स का क्या पाया जाएगा, जाल पाया जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रू कैप्सूल, पहला ट्रू कैप्सूल। ट्रू कैप्सूल के जस्ट बाद मिलेगा फॉल्स कैप्सूल। ट्रू कैप्सूल के जस्ट बाद आपको क्या मिलेगा, फॉल्स कैप्सूल मिलेगा। ये किससे डेराइव्ड होती है, ये डेराइव्ड होती है इंडो पेल्विक फेसिया से। ये किससे डेराइव होती है, इंडो पेल्विक फेशिया। ये डेराइव होती है पेरिफेरल फेशिया, ये डेराइव होती है इंडो पेल्विक फेशिया। समझिएगा क्या है, तो पेल्विक रीजन, हिप बोन हमने देखा, हिप बोन के अंदर पेल्विक कैविटी है, इनलेट और आउटलेट या ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस से बांटते हैं। तो उस पेल्विस के अंदर जो कैविटी है वहाँ पर एक थिन मेम्ब्रेन पाई जाएगी जिसे हम कहेंगे फेशिया। तो जो पेल्विक कैविटी में अंदर की तरफ फेशिया है वो कहलाती है इंडो पेल्विक फेशिया। क्या कहलाएगी, इंडो पेल्विक फेशिया। यही जो इंडो पेल्विक फेशिया है, मतलब पेल्विस के अंदर जो थिन मेम्ब्रेन है जिसके अंदर पेल्विक कैविटी और पेल्विक ऑर्गन है, तो वहाँ जो इंडो पेल्विक फेशिया है, तो जब ये कंडेंस्ड हो जाएगी तो कन्वर्ट होकर बना लेगी क्या, फॉल्स कैप्सूल। इसका मतलब फॉल्स कैप्सूल किससे डेराइव्ड होता है, इंडो पेल्विक फेशिया से डेराइव्ड होता है। सामने की तरफ ये कंटिन्यू होगा प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट। तो जो इंडो पेल्विक फेशिया है, अगर इसे मैं इंटीरियर मान लूँ, तो सामने की तरफ एक लिगामेंट से कन्वर्ट हो जाएगा जो कहलाएगा प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट। हमने देखा था कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके इंटीरियर सरफेस के अपर एंड में प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट होती है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के इंटीरियर सरफेस के अपर पार्ट को किससे जोड़ेगी, प्यूबिस से जोड़ेगी। तो वही कह रहा है कि जो फॉल्स कैप्सूल है उसका इंटीरियर पार्ट किसके रिलेशन में आ जाएगा, प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट। प्यूबो मतलब प्यूबिस, प्रोस्टेट मतलब प्रोस्टेट, तो प्रोस्टेट के इंटीरियर सरफेस को प्यूबिस से जोड़ने वाले लिगामेंट, दैट विल बी द प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट। तो फॉल्स कैप्सूल का इंटीरियर सरफेस किसके रिलेशन में आ जाएगा, प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट के रिलेशन में आ जाएगा। क्लियर। ऑन इस साइड द प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस इम्बेडेड इन बिटवीन फॉल्स एंड ट्रू कैप्सूल। अब दोनों तरफ है ना, जो ट्रू कैप्सूल और फॉल्स कैप्सूल के बीच में जो खाली जगह है वहाँ वेनस प्लेक्सस क्या होंगे, इम्बेडेड होंगे। पोस्टीरियरली इट इज अवेस्कुलर, इट इज फॉर्म्ड बाय द रेक्टोवेसाइकल फेशिया ऑफ डिनोविलेरिस। पोस्टीरियरली जब देखा जाए, ठीक है, फॉल्स कैप्सूल अगर ये पोस्टीरियरली है तो पोस्टीरियरली कैसा होता है, अवेस्कुलर, यहाँ ब्लड सप्लाई नहीं होगी। और ये क्या बनाता है, पोस्टीरियरली किससे बनता है, एंड इज फॉर्म्ड बाय द रेक्टोवेसाइकल फेशिया ऑफ डिनोविलेरिस। डिनोविलेरिस हमने देखा था। तो जो फॉल्स कैप्सूल है वो इंटीरियरली कवर्ड होगा प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट से, जबकि फॉल्स कैप्सूल पोस्टीरियरली अवेस्कुलर है, उससे ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं है, ब्लड सप्लाई है ही नहीं। और वो किससे बनेगा, इट विल बी फॉर्म्ड बाय द रेक्टोवेसाइकल फेशिया ऑफ डिनोविलेरिस। डिनोविलेरिस हमने पढ़ा था, तो उस डिनोविलेरिस फेशिया के से बनेगा आपका क्या, फॉल्स कैप्सूल। ये हो गए ट्रू कैप्सूल और फॉल्स कैप्सूल किसका, प्रोस्टेट ग्लैंड का। अब आते हैं इसकी ब्लड सप्लाई। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं रखना है, आपको उसका केवल नाम याद रखना है। तो प्रोस्टेट की ब्लड सप्लाई किससे होती है, इंफीरियर वेसाइकल। पहला नाम याद रखेंगे, इंफीरियर वेसाइकल। वेसाइकल वर्ड आएगा तो समझ जाइएगा किसके लिए है, यूरिनरी ब्लडर के लिए है। तो डेफिनेटली जो प्रोस्टेट है वो यूरिनरी ब्लडर के नेक के नीचे, इट लाई बिलो द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लडर, तो डेफिनेटली इंफीरियर वेसाइकल होगी। तो पहली आर्टरी कौन सी, इंफीरियर वेसाइकल, जो कहाँ से आ रही है, यूरिनरी ब्लडर से आ रही है पहला, तो इंफीरियर वेसाइकल की ब्रांचेस। दूसरा मिडिल रेक्टल ब्रांचेस, हमने देखा था कि ये इसके सामने क्या है, इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द, किसके सामने, आपका रेक्टम, रेक्टम का जो डायलेटेड पार्ट है एम्पुला, तो किस में आएगा, मिडिल रेक्टल। तो यूरिनरी ब्लडर से आएगी इंफीरियर वेसाइकल, रेक्टम से आएगी मिडिल रेक्टल। द थर्ड वन जो है आपका इंटरनल पुडंडल आर्टरी, इंटरनल पुडंडल आर्टरी, ठीक है। तो पुडंडल आर्टरी है, मतलब डेफिनेटली ये कहाँ से आएगी, जेनाइटल रीजन से आएगी। तो तीन जो है वो मेन इसको ब्लड सप्लाई करेगी, इंफीरियर वेसाइकल जो यूरिनरी ब्लडर से आ रही है, मिडिल रेक्टल जो है वो रेक्टम से आ रही है, और इंटरनल पुडंडल जो जेनाइटल ऑर्गन से आ रही है। ये तीन और इसकी ब्रांचेस मिलकर सप्लाई करेगी किसको, प्रोस्टेट ग्लैंड को सप्लाई करेगी, ठीक है। वेन्स,
तो जो वेन्स है वो सेम इसी तरीके से आएगी, जो बना लेगी आपका वेसाइकल प्लेक्सस बनाएगी, इंटरनल पुडेंडल वेन बनेगा। वेन्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? तो यहाँ तक हमने देखा इसके प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में हमने आज पढ़ा। प्रोस्टेट ग्लैंड्स में जोन्स कितने हैं, कितने 3 जोन में कैसे बांटा गया है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड की कैप्सूल के बारे में देखा, प्रोस्टेट ग्लैंड की ब्लड सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, नर्व सप्लाई हमने पढ़ा। अब लास्ट टॉपिक होगा इसका क्लिनिकल एनाटॉमी। ब्लड सप्लाई, तो प्रोस्टेट ग्लैंड की ब्लड सप्लाई देखी जाए तो मेनली वो होती है इन्फीरियर वेसाइकल जो आएगी यूरिनरी ब्लैडर से, उसके बाद होगा मिडिल रेक्टर जो आएगा रेक्टम से, और इंटरनल पुडेंडल आर्टरीज जो आएगी कहाँ से आ रही है इंटरनल पुडेंडल आर्टरी, तो जेनिटल ऑर्गन से आएगी। ये हो गई प्रोस्टेट की ब्लड सप्लाई। क्लिनिकल एनाटॉमी, तो सेनाइल इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, तो बाई एज जब प्रोस्टेट का धीरे धीरे इनलार्जमेंट हो जाएगा तो कहलाएगा सेनाइल इनलार्जमेंट। मतलब जो ओल्ड एज है, ओल्ड एज में अगर प्रोस्टेट की साइज बड़ी हो जाएगी तो कहलाएगा सेनाइल इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट। तो क्या होता है कि आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज द प्रोस्टेट इज ऑफन इनलार्ज्ड, तो 50 साल के बाद प्रोस्टेट की साइज बड़ी हो जाती है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई देगी हाइपरट्रॉफी। तो बहुत सारे बुक में आपको मिलेगा हाइपरट्रॉफी। एक्चुअली ये हाइपरट्रॉफी ना होकर ये क्या है, हाइपरप्लेशिया है। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ेगी, एक एवरेज लिया गया है 50 ईयर का एज है, तो 50 ईयर के एज के बाद जो प्रोस्टेट ग्लैंड के सेल्स हैं, जैसे जोन के सेल हमने देखा, तो वो उनका नंबर बढ़ने लगेगा। नंबर बढ़ेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, प्रोस्टेट भी साइज इनलार्ज हो जाएगी। या तो ये बेनाइन हाइपरट्रॉफी, बेटर वर्ड होता है इसके लिए, हाइपरप्लेशिया हो सकता है, या तो ये हो सकता है किसी एडिनोमा की वजह से। मतलब जो ग्लैंड है, तो अगर ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन होने लग जाएगा तो कहलाएगा एडिनोमा कहलाएगा। तो ये हो सकता है सेनाइन इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट। 2 कारणों की वजह से हो सकता है। पहला होगा किसकी वजह से, बेनाइन हाइपरप्लेशिया की वजह से, या दूसरा हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ एडिनोमा की वजह से। ये क्या कराएगा, तो जब प्रोस्टेट की साइज बढ़ने लग जाएगी तो प्रोस्टेट से निकलती यूरेथ्रा, जैसे हमने देखा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा हमने पढ़ा था, और जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा का पोस्टीरियर यूरेथ्रा का जो मेम्ब्रेनस पार्ट था हमने पढ़ा था, जो प्रोस्टेट के रिलेशन में है। तो जो प्रोस्टेट है उसके रिलेशन में यूरेथ्रा आती है, यूरेथ्रा से यूरिन जो है वो बाहर निकलेगा, मिक्चुरेशन की प्रक्रिया होगी। तो जब इसकी साइज बढ़ने लग जाएगी, प्रोस्टेट की साइज जब बढ़ने लग जाएगी, ये क्या करेगा, ये रिटेंशन करवा देगा किसका, यूरिन का। क्यों कराएगा, क्योंकि प्रोस्टेट की साइज बढ़ने से यूरेथ्रा के ऊपर प्रेशर आएगा, और यूरेथ्रा का डिस्टॉर्शन हो सकता है। यूरेथ्रा के ऊपर प्रेशर होगा, उसके यूरिन के आउटफ्लो को वो क्या कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है, इनहिबिट कर सकता है, जिसकी वजह से यूरिन प्रॉपरली बाहर नहीं निकलेगा और यूरिन का रिटेंशन हो जाएगा। प्रोस्टेक्टॉमी, तो अगर प्रोस्टेट की साइज बड़ी हो गई है, वो यूरेथ्रा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कम प्रेशर जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से यूरिन का रिटेंशन होता है, तो क्या किया जाता है इस कंडीशन में, प्रोस्टेट को रिमूव कर दिया जाएगा। तो वो प्रक्रिया कहलाएगी प्रोस्टेक्टॉमी, रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट। अब समझिएगा कि इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट कहलाएगा प्रोस्टेटाइटिस। तो प्रोस्टेट का इन्फ्लामेशन आइटिस जुड़ेगा तो कहलाएगा प्रोस्टेटाइटिस। ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है, ठीक है, तुरंत भी होगा या तो क्रॉनिक भी होगा। अगर एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस है तो किसकी वजह से होता है, गोनोकोकल इन्फेक्शन, गोनोरिया है ना, गोनोकोकल की वजह से हो सकता है, यूरेथ्राइटिस की वजह से हो सकता है, और क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस। क्लियर? तो जो एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस है वो किसकी वजह से होता है, गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस की वजह से होगा। तो जो गोनोकोकस इन्फेक्शन है वो यूरेथ्रा में, गोनोकोकल जो बैक्टीरियाज हैं वो अगर यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन कराएंगे तो वो कहलाएगा गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस। इस गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस होने की वजह से एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस पॉसिबल है। जबकि जो क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस है ये किसकी वजह से हो सकता है, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का इन्फेक्शन हो जाए, सेमाइनल वेसाइकल और ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में अगर ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन है तो वो कॉज करा सकता है आपका क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस। मतलब अगर एपिडिडाइमिस में, सेमाइनल वेसाइकल में और यूरिनरी ब्लैडर में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई यानी कि ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन होगा तो इस इन्फेक्शन के सेकेंडरी इन्फेक्शन के तौर पर क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस पॉसिबल है। तो 2 वर्ड हमको समझ में आया, प्रोस्टेक्टॉमी। प्रोस्टेक्टॉमी क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो अपने सराउंडिंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को कंप्रेस कर रहा है, उनके फंक्शन को इनहिबिट कर रहा है, उनके पाथवे को इनहिबिट कर रहा है या डिस्टर्ब कर रहा है। तो क्या किया जाता है, उस प्रोस्टेट को रिमूव कर दिया जाएगा। तो रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट इज नोन एज प्रोस्टेक्टॉमी एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट इज नोन एज प्रोस्टेटाइटिस। ये प्रोस्टेटाइटिस 2 तरीके से हो सकता है, एक्यूट और क्रॉनिक। अगर एक्यूट होगा तो किस में मिलेगा, गोनोरिया के इन्फेक्शन में मिलेगा।
तो अगर गोनोरिया या गोनोकोकल इन्फेक्शन में यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होगा, यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन होगा, तो वो कहलाएगा गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस। तो गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस के सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन के तौर पर आपको दिखाई देगा एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस दिखाई देगा। जबकि ट्यूबरकुलोसिस कैसा, एपिडाइमिस में, सेबाइनल वेसाइकल में और यूरिनरी ब्लैडर में अगर ट्यूबरकुलोसिस होगा तो उसके सेकेंडरी इन्फेक्शन के रूप में आपको क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस दिखाई देगा। ठीक है। प्रोस्टेट जो है वो कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोमा है। हमने अभी पढ़ा कि जो प्रोस्टेट का पेरिफेरल जोन है, ठीक है, पोस्टीरियरली सिचुएटेड होता है, जहां पर प्रोस्टेट के 70% जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं वो उसी पेरिफेरल जोन में सिचुएटेड होते हैं। तो वहां पर जो है वो सीए ऑफ प्रोस्टेट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अगर मेल में देखा जाए और मेल में उसके जेनाइटल ऑर्गन या जेनाइटल सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा जाए तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो ज़्यादा प्रोन है किसके लिए, कार्सिनोमा के लिए। इट यूजली ऑकर्स आफ्टर द एज ऑफ 55 ईयर। ये ओल्ड एज में धीरे धीरे जैसे ही उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस होने लगेगा उसके बाद दिखाई देता है। इन एडिशन टू यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन इट कॉसेज पेन इन पेरिनियम। यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन तो करता ही है, इसके साथ ही पेरिनियम रीजन में पेन होगा, लो बैक एक और सियाटिका भी ये कॉज करवा सकता है। इंटेलिजेंस विदाउट एम्बिशन इज अ बर्ड विदाउट विंग्स, याद रखिएगा। तो यहां तक हम कंप्लीट करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन बचा है टेस्टिस, उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।